नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, स्टॉक पे चर्चा सीरीज की एक बार फिर से हम शुरुआत करें। और आज इस कड़ी में हम जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है यूपीएल। बेसिकली इस एजुकेशनल वीडियो का मकसद रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को कोई टिप प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस को बताना है कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, एंट्री एग्जिट के लिए किस तरह से हम टेक्निकल्स को देखते हैं, या बाय डिप जो बोलते हैं कि मार्केट करेक्शन में जो है वो बाय डिप करना चाहिए, वो किस तरह से करना चाहिए। इन सारी चीजों को हम केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएल अपने क्षेत्र में एग्रोकेमिकल कंपनी के क्षेत्र में दिग्गज है, नंबर वन है मार्केट कैप के हिसाब से, इसीलिए हमने इसको आज चर्चा के लिए केस स्टडी के रूप में लिया है। ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर कंपनी है जो 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर बन सकती है। अब यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगी इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नंबर वन पे है, ये अपने सेक्टर की नंबर वन पे है। तो आप इसने ऐसा क्या किया, इसने पास्ट में, इसके हिस्ट्री में इसने ऐसा क्या सब किया है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और उस प्रोसेस को फॉलो कर हम कल के मल्टीप्लायर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इस एजुकेशनल वीडियो का मोटिव यही है कि आप किस तरह से टेक्नो फंडा एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी दूसरे कंपनी का। इसलिए ऑलरेडी जो एक मल्टीप्लायर स्टॉक है जो स्थापित है, हमने उसको लिया है। आप उसके पास्ट को समझने की कोशिश कीजिए, आप उसके पास्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि तो हम पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन सारी प्रोसेस को, उन सारे बेसिक को जो है वो फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। और यही इस वीडियो का, यही इस चैनल का मोटिव है। हमने जो सोर्स लिया है वो सोर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने दोनों फ्री रिसोर्स है, यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो है हमने स्क्रीनर को यूज किया है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू को यूज किया है। ये दोनों एक फ्री रिसोर्स है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, कोई भी रिटेल ट्रेडर इन दोनों को फ्री में एक्सेस कर सकता है। और हमने इसीलिए उस टूल को आप लोगों के साथ हमने उस टूल को इसीलिए आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, ताकि आप अपना एनालिसिस खुद कर सके। किसी को फॉलो करने से बेहतर है कि आप खुद एनालिसिस करें और एक प्रोसेस को समझिए, और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। और यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टॉक पे चर्चा, केस स्टडी, यूपीएल। जैसा कि मैं बता रहा था कि एग्रोकेमिकल की ये सबसे बड़ी कंपनी है आज। यूपीएल जो है वो लगभग 55,000 करोड़ की कंपनी है। दूसरे नंबर पे पीआई इंडस्ट्री है, वो भी 50,000 पे है। सुमितोमो केमिकल जो है वो आपको 24,000 पे है। यहाँ पे देखिए, सेकंड के बाद थर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। सेकंड के बाद थर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। बेयर क्रॉप जो चौथे नंबर पे आती है वो 20,000 पे है। और चौथे के बाद फिर से एक बड़ा गैप है, भारत रसायन जो है वो लगभग 4500 करोड़ पे है। मतलब दो दो कंपनियां हैं, उसके बाद जो है सो मोर देन 50%, फिफ्थ नंबर पे तो मोर देन 50% का है। और आप यदि थर्ड फोर्थ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का आपको एक मार्केट कैप का गैप नजर आएगा एग्रोकेमिकल की कंपनियों में। तो ये हमने सिर्फ टॉप 5 लिया है, और आने वाले समय में हम इन बाकी चार, आज तो हम सिर्फ यूपीएल को ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी है। टॉप 5 को लेंगे, फिर आप उस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो एग्रोकेमिकल में आप जाकर के कहीं भी जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो आज फिलहाल हम आज के लिए यूपीएल के लेंगे। आने वाले समय में हम वो 4 वीडियो भी, पीआई पे भी, सुमितो में पे भी, बेयर क्रॉप पे भी, भारत रसायन पे भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज
यूपीएल को सिर्फ बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, 55,000 करोड़ की। तो आइए देखते हैं यूपीएल की ये क्या करती है बेसिकली। जैसा कि मैं बता रहा था कि एग्रोकेमिकल की है, हालांकि केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लेकिन यदि आप रेवेन्यू देखने जाएं, रेवेन्यू को देखें तो 95% ऑफ इट्स रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू है वो एग्रो से ही आता है, और 5% जो है वो नॉन एग्रो। तो बेसिकली इसको प्योर एग्री केमिकल में यूज होने वाली कंपनी को जो है वो आप मान सकते हैं। तो इसलिए आप इसको एग्रोकेमिकल कंपनी में ही इसको इंक्लूड कीजिएगा। बहुत ज्यादा लोग जो है वो मोट की चर्चा करते हैं, मोट, कि आपको आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हो उसके पास मोट होना चाहिए। मोट क्या होता है? मोट एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहे तभी आप उस बिजनेस में सस्टेन कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, एक आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक हो कि कस्टमर उसको हाथों हाथ ले ले। दूसरा दूसरा हो सकता है आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क इतना फैल चुका हो, डीलरशिप जो है वो आपकी इतनी फैल चुकी है कि आपको ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट हो रहा हो। दूसरा तीसरा, आपका मार्केट शेयर इतना बढ़ गया हो कि आपके मार्केट शेयर के आसपास भी जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये भी एक तरह का अपने आप में जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोट है। तो यदि आप देखें, तो यदि इसका प्रेजेंस देख लें, प्रेजेंस देखिए तो ये 138 देशों में, इसके पास जो है 90% जो है वो वर्ल्ड फूड बास्केट का एक्सेस है। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी और फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। तो ये सारी चीज जो है इसको बता रहा है कि इसके पास एक मोट है। ये अपने कैपेसिटी के कारण भी इसमें मोट है, क्योंकि ये फिफ्थ एंड फोर्थ पोजीशन पे वर्ल्ड में आती है। 138 नेशंस में इसका जो है वो डीलरशिप है, इसका नेटवर्क है, वो है। कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट फूड बास्केट वाले में 90% इसका रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो ये सारे चीज जो है वो बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं कि ये कंपनी जो इतना ग्रो कर चुकी है, हिस्ट्री में उसने इतना मेहनत किया है, इतना इतना सारा इसने डीलरशिप बनाया है कि इस कारण से आज इसको मार्केट इस वैल्यूएशन को दे रहा है। आज यदि ये 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो इन सारी चीज ये सारी चीज जो है वो उसके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि उसमें मोट है कि नहीं। मोट के लिए कुछ भी हो सकता है। आज इसके पास जो है सो लगभग 13,600 का 13,600 इसके पास जो है वो प्रोडक्ट है। इसका जो 80% जो रेवेन्यू है ये इसका ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी कि ये खुद जो प्रोड्यूस करती है वो है। इसके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि यूरोप में 10 प्लांट है, इसको लैटिन अमेरिका में 9 है, अमेरिका में 1 है, इंडिया में 15 है। तो ये सारी चीज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसके पास ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा। अब आइए हमारा असली चीज, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमने आपको सोर्स तो बता दिया कि आपको स्क्रीनर पे ये सारे डेटा मिल जाएंगे। हमने भी वहीं से लिया है, फ्री रिसोर्स से। आप भी वहां पे जाकर कर सकते हैं। खुद से करिएगा, खुद से सीखने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर उससे क्या होगा कि आप भी कुछ कमेंट्स डालेंगे तो फिर हम उसको भी रिप्लाई करेंगे। कुछ हमारी गलतियां यदि होगी तो हम उसको सुधार करेंगे, या फिर आप अपने फीडबैक दोगे, कुछ कंपनियों के नाम दोगे, तो वो हमारा एक वन वे कन्वर्सेशन से टू वे कन्वर्सेशन हो जाएगा। तो हम और आप ज्यादा सीखेंगे मार्केट के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप जरूर से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। किसी भी कंपनी पे कर सकते हैं, आपको हमारे वीडियो पे कर सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मार्केट कैप 55,000 करोड़ की है। अब बेसिक चीज देखते हैं। सबसे बड़ी बात, हमने कई बार जो है वो अपने वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से हमने बताया कि कंपनी जो है, जो भी ग्रोथ वाली है जिसको कंपाउंडिंग मशीन बोलते हैं, उसको सबसे पहले देखिए कि उसके बुक वैल्यू को देखिए, और
एक आज क्या है बुक वैल्यू, आज उसकी बुक वैल्यू मान लीजिए आज इसकी बुक वैल्यू 333 है जो दिख रही है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 730। अभी बुक वैल्यू मैं देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आज ऑन टुडे यदि किसी कंपनी को आप लिक्विडेट करोगे, किसी भी कंपनी को लिक्विडेट करोगे तो मिलेगा क्या शेयर होल्डर के पास। तो बुक वैल्यू वो चीज दिखाता है कि उसके पास जो एसेट है माइनस उसका लायबिलिटी कर दीजिए तो उसके पास वो उसका बुक वैल्यू हो गया। तो बुक वैल्यू आपको बता रहा है, लेकिन ये बुक वैल्यू तो आज की है ना, पर क्या ये हिस्ट्री से ये अभी तक चेंज हुआ है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा पे जाइए तो उसके ग्रोथ को आपको पता चलेगा कि वो किस ग्रोथ से जो है वो बढ़ती जा रही है। आप ये तो आज आज मल्टीबैगर हो चुकी है ना, 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी हुई है। तो हमको ये जानना है कि इसने ऐसा प्रीवियसली मतलब अपने पास्ट में क्या सब किया जो आगे चल के हम किसी कंपनी को ढूंढने जाए स्मॉल कैप मिड कैप में, पेनी स्टॉक में नहीं, स्मॉल एंड मिड कैप में, क्योंकि आपको वेल्थ आपको वहीं पे मिलेंगे। सारे जो भी मार्केट के प्रोफेशनल हैं, आप भी जानते होंगे, जो बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत पहले जा करके किसी कंपनी को पहचान लिया, उसके ग्रोथ को पहचाना और उसमें एक अच्छा पोजीशन लिया और उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल होल्ड किया। टाइटन इंडस्ट्री जीता जागता उदाहरण है, आज भी है कि उस उसने कितना वेल्थ जो है वो जनरेट करके दिया। जिन्होंने भी 2000, 2010 में, 5 में कभी भी लिया हो, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, ये सारे चीज जो है वो आपके पास एक उदाहरण है। तो आप इसी तरह से देखिए तो 10 साल पहले इसका बुक वैल्यू क्या था? 10 साल पहले इसका बुक वैल्यू 70 रुपये का। 5 साल पहले इसका बुक वैल्यू क्या था? तो 5 साल पहले बुक वैल्यू इसका 120। तो 70 से 120, 120 से 333, 5 साल में यदि डबल कर रहा है तो 70 का 140 नहीं हुआ, 120। पर 5 साल के बाद जो डबल कर रहा है, यदि 70 इंटू 140, 40 इंटू 280, 280 से ज्यादा वो 333। तो आपका एवरेज मेंटेन है। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि ये 14-15% का एवरेज पे ये ग्रो कर रहा है। ये कंपनी जो है वो 14 to 15%, 14 to 15% पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। ऑन एन एवरेज एफडी का रेट 8% आप मान लीजिए, प्लस 6% इन्फ्लेशन, डेवलपिंग कंट्री के लिए बोल रहा हूँ, जो हम हैं, इंडिया है। तो आपको यदि यहाँ पे 14% का रिटर्न कोई भी इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट या डायरेक्ट स्टॉक यदि वो रिटर्न जनरेट करके दे रही है तो वो काफी अच्छा है, एवब एवरेज मानी जाएगी। 14% का रिटर्न जो है वो एक एवब एवरेज रिटर्न माना जाता है। किसी भी प्रोडक्ट में आपको 14% रिटर्न जो है वो एवब एवरेज माना जाएगा। तो यदि कोई कंपनी 14% ऑन एन एवरेज सीएजीआर से ग्रो कर रही है तो वो एक काफी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। तो ये एक कंपाउंडिंग मशीन जो आपके पैसे को ग्रो कर रही है, कंपाउंड कर रही है साल दर साल। तो यदि उस चीज को यदि आप ढूंढने जाए तो आप इस चीज को सबसे पहले जाइए। देखिए, थंब रूल नहीं है, पर आप इसको देख सकते हैं। प्लस अब आप ये देखिए कि इसका सेल्स कितना है। सेल्स है 50,000 करोड़। मार्केट कैप क्या है? 55,000 का। इट मीन्स कि 55,000 करोड़ होने के बावजूद भी ये कंपनी 1:1 है। यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो जो है इस कंपनी की, मार्केट कैप टू सेल्स, हालांकि आपको यहाँ पे प्राइस टू सेल्स 1.1 दिख रहा है, इक्विवेलेंट है, पर आप मार्केट कैप और सेल्स को कंपेयर कीजिएगा तो वही चीज आपको बता रहा है कि यानी कि अपने क्षेत्र की अपने सेक्टर की दिग्गज होने के बावजूद ये कंपनी आपको प्राइस टू सेल्स जो है, मार्केट कैप टू सेल्स पे 1 पे है, ऑलमोस्ट 1.1 एक ही बात है। तो आपको वो है, तो वैल्यूएशन पे भी जो है इसने कितना कंट्रोल इसका आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप बाकी चीज को भी देखिए। बाकी चीज में आपको क्या देखना है? आपको ये, आपको जैसे वार्निंग, अब ये इतनी बड़ी है तो कहीं तो आपको वार्निंग भी दिखेगी। तो अभी यदि आपको दिखेगी तो इसका 1.34 है आपको डेट इक्विटी रेशियो, 1 से ऊपर आपको दिख रही है। अभी तक तो हमने सब कुछ अच्छा अच्छा बोला था, लेकिन
1.3 तो, लेकिन एक चीज आपको देखनी है, आपको ये देखना होगा कि क्या इसने प्रीवियसली कोई एक्विजिशन किया है। यदि किया है तो क्या वो अपने बैलेंस शीट के कैश से किया है या उसने बोरो करके किया है। यदि बोरो करके किया होगा तो नेचुरली डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। लेकिन यदि उसने बोरो करके नहीं किया है और तब और बैलेंस शीट पे यदि कैश भी आपको वो नहीं दिखता है तो फिर बढ़ना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद जाकर के चेक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या प्रीवियस में जाकर के इसने कोई एक्विजिशन किया है और उस एक्विजिशन की वजह से यहाँ पे आपको ये ज्यादा ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ। बेसिकली अभी हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कि करते कैसे। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यदि कंपनी में डेट नहीं है तो ये रेशियो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप बीइंग ए शेयर होल्डर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी ही चाहिए कि भैया हमको कितना मिलता है, हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। डेवलपिंग कंट्री के लिए जो मैंने हम लोग 14% का बोला, आप लोग क्या 13-14% मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो किस कारण से नहीं, कभी अंडर परफॉर्म कर सकती है, अच्छी कंपनियां भी अंडर परफॉर्म करती है, बशर्ते वहां पे जेन्युइन रीजन होनी चाहिए। यदि जेन्युइन रीजन है तो फिर एक्सेप्टेबल है, लेकिन यदि जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर अभी जैसे हमने प्राय डेट इक्विटी बोला, यदि यहाँ पे एक्विजिशन है तो अच्छी बात है, तो फिर एक्सेप्टेबल माना जाएगा। लेकिन यदि एक्विजिशन नहीं है तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये एक से ऊपर थियोरेटिकली इसको, क्योंकि आप डेट टू इक्विटी है, यानी कि इक्विटी आपका कम हो रहा है, डेट ज्यादा हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा आपके लिए वो एक वार्निंग साइन, थ्योरेटिकली फाइनेंस के लैंग्वेज में इसको वार्निंग साइन मानते हैं। तो ये आप एक चीज देख सकते हैं। तो आरओई जरूर देखना चाहिए यदि कंपनी में, क्योंकि ये शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 साल, और हमेशा एवरेज पे देखिए, साल भर का मत देखिए कि अभी ये कितना जनरेट किया है, कि एवरेज को देखने की कोशिश कीजिए, उसके 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरह के। मैंने एक थंब रूल आप लोगों को बताया हुआ है कि देखिए यूएस में WD गैन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने वो एक्चुअली लॉजिक वो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यूएस में 4 इयर्स का प्रेसिडेंशियल साइकिल होता है, तो हमारे यहाँ 5 साल की प्राइम मिनिस्टर की साइकिल होती है, 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, पंचवर्षीय योजना होती है, सारी चीज जो है वो गवर्नमेंट के 5 साल, तो उसको और 5 साल आप दीजिए। जो ये गवर्नमेंट इस साल करती है उस वो जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको देखने को मिलता है, जो भी अच्छा या कुछ गलत होता है, जो भी होता है, तो उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 5 ईयर में आपको देखने को मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 5 ईयर में आपको देखने को मिलेगा। तो आरओई आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेशियो बन जाता है बीइंग ए शेयर होल्डर। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या कंपनी में डेट है। यदि डेट है तो आरओई के जगह पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो आरओसी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फिर वो आपका डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, तो उसके जब आपके पास यदि डेट है और सिग्निफिकेंट यदि हो तो आपके लिए आरओसी देखना जरूरी होता है। और आरओसी में भी जो है वो वही 5 साल, 10 साल एक एवरेज आपको मिल पाए कि आपका, प्लस इसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर भी करना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री में टॉप 5 जो कंपनियां हैं वो किस रेशियो पे ग्रो कर रही है। यदि आप उस तरह से यदि कंपेयर कर लें तो आपको, जो आप मिड कैप में यदि आप काम करेंगे तो वहां पे ये रेशियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप कंपेयर कर पाएंगे इन रेशियो की मदद से, आप कंपेयर कर पाएंगे इन रेशियो की मदद से, और तब आप उन मिड कैप में जो है वो आप अच्छे ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं लार्ज कैप, पर रूल्स आप चाहें तो इसको मिड कैप पे भी एप्लीकेबल है, स्मॉल कैप पे भी है, बशर्ते आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। 10 to 30 इयर्स के लिए यदि कोई इन्वेस्ट करते हैं, जिनके लिए 14% रिटर्न जो है वो एक एवरेज रिटर्न माना जाता है, तो यदि वो उनका मोटिव है और वो इंडिया में बेट करना चाहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो इंडिया पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से इस फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो टेक्नो फंडा है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी की क्वालिटी को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसको चार्ट पे एनालिसिस कीजिए। तो ये सारी चीज को जो है वो आप ये देखें कि अभी यहाँ पे प्लेस आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ जो है वो आपको बता रहा है एवं एवरेज एवरेज वॉल्यूम जो है वो इसका कितना है। इन सारे चीज को आप धीरे धीरे पढ़िए, समझिए और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। तो ये तो बेसिक सा चीज हो गया। अब यदि ये चीज है तो देखिए, कोई भी कंपनी ग्रो करेगी तभी जब उसका सेल्स ग्रो करे, और सेल्स ग्रो करेगा तो प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है पर प्रॉफिट आपका जो है वो स्टैग्नेट है या डिक्रीज हो रहा है, उसमें भी आपको ग्रोथ का प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको दिखना चाहिए। तो ये इस चीज को भी आप जरूर कंपेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि यदि ये कंपनी अभी तक इतना ग्रो किया है तो इसमें सेल्स ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि कंपनी ग्रो कर रही है तो आपको उसका सेल्स ग्रोथ भी आपको दिखना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी एवर एवरेज में कैसे ग्रो कर रही है। इसका सेल्स ग्रोथ जो है, इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 10 साल का 20% पे हमको दिख रहा है, 5 साल पे इसका 23% पे, 3 साल पे जो है वो हमको 28%, यानी कि ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी 20% पे सेल्स ग्रो कर रही है। यूपीएल की सेल्स जो है वो 20% पे ग्रो कर रही है। ये आपको इसलिए एवरेज निकालने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आप एवरेज में एक अनुमान लगा पाएंगे। क्योंकि ये तो आप हिस्ट्री का आप देख रहे हैं तो आप फ्यूचर क्या करेंगे, और बात इसकी नहीं हो रही है। आप तो दूसरे में कल के मल्टीबैगर को ढूंढने की यदि कोशिश करेंगे, ये तो हिस्ट्री का मल्टीबैगर है। तो आपको ये सारे चीज फॉलो करने चाहिए, ये सारे रेशियो जो है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो अब यदि सेल्स ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट भी ग्रोथ करना चाहिए, प्रोपोर्शनेट में से ही सही। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो 10 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ आपको 21% का दिख रहा है, 5 साल का जो है वो 17%, 3 साल का 28%। ऑन एन एवरेज जो है वो आप ये मान सकते हैं कि 17 to 18% पे इसका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, विच इज गुड। यदि सेल्स सेल्स जो है वो हमने एवरेज में 20% पे देखा और प्रॉफिट जो है वो 18% पे देखा। अब आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। 10 साल का एवरेज इसका 18% का है, विच इज एवब एवरेज हमने 14% माना है, एवब एवरेज हमने 14% का रिटर्न माना है, इसका 18% का 10 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का 16% का, 3 ईयर्स का 15% का। तो ऑन एन एवरेज जो है वो हम 15% का रिटर्न हम मान सकते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर जो है वो सीएजीआर 15% पे ये ग्रो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये जनरेट कर रही है। अब आइए टेक्निकल्स। टेक्निकल्स पे जैसे बीच में मैंने बताया हुआ था कि पैसे हमने डब्ल्यू डी गैन कॉन्सेप्ट पे ये लिया था कि 5 ईयर्स का पिवट जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। R1S1 पिवट का हमने लिया है। बेसिकली यदि आप 5 साल का, तो 5 साल का पिवट ले लीजिए। ट्रेडिंग व्यू में ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसमें जाएंगे, पिवट्स में जाएंगे, 5 ईयर्स को आप सेलेक्ट करेंगे, ये प्लॉट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया है। वेल्स वेल्थ की जो फॉर्मूला है पिवट की, R1S1, हमने आपको ये जो दो लाइन जो दिख रही है ये R1S1 की ही है। ये ऊपर वाला जो है वो R1 है, यानी कि रेसिस्टेंट वन है। आपको ये नीचे वाला सपोर्ट वन है, S1 है। ये R1 है, ये S1 है, ये R1S1 है, ये R1। आप ये देखिए कोरोना लो कहाँ पे बना है इसका, कोरोना लो 5 साल के S1 पे ही बना है, 300 पे। जो कोरोना का जो है वो डिप आया था, पैनिक डिप 2020 का, वो आप देखिए कि 5 साल के S1 पे ही बना था। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्राइस पे आपको देखनी चाहिए, आप ये देखिए कि ये कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेट कहाँ हो रहा था, 5 साल के R1S1 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। ये कैंडल आप देखिए, ये मंथली चार्ट है। जब इसने फर्स्ट टाइम R1 को ब्रेक किया, जो ब्रेकआउट हम टेक्निकली बोलते हैं, उसके बाद जो है वो वन वे मूव दिया, फिर वो करेक्ट हुआ। किसी भी रीजन से कोई भी फंडामेंटल न्यूज आ सकता है, कोई भी मैक्रो न्यूज आ सकती है,
कोई वॉर की न्यूज आ सकती है या कोरोना जैसा पैंडेमिक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर वो प्राइस एक्शन कहाँ रुका? 5 S1 पे आपको फर्स्ट टाइम R1 का ब्रेक होने के बाद कभी उसने S1 टेस्ट ही नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम किया। और अभी कहाँ पे ट्रेड हो रही है? अभी ये फिर से 5 ईयर के R1 पे हो रही है। अब इसके आगे वो ऊपर जाएगी या ये कंसोलिडेट करेगी या ये क्या करेगी ये फ्यूचर में? ये तो फ्यूचर की बात है, हमको फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन हम हिस्ट्री को अभी देख रहे हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर है, सिंपल सा है। देखिए, रूल्स को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाएंगे तो आपका जजमेंट जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको चाहे वो फंडामेंटल हो फिर या फिर टेक्निकल हो, दोनों ही चीजें जो है वो आपको एक साथ रखने चाहिए। तो ये आपको हम एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी दिखाना चाहे, हमने प्रीवियसली जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस किया, अभी हम टेक्निकल सेटअप आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वो जो है वो 5 साल के पिवट पे जो है वो उसने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया। यूपीएल की बात की। अब कोई भी आदमी, इन्वेस्टर जो है, यदि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ये क्रिस्टोफर मेयर की बुक से ली गई है। 100 बैगर्स बुक उन्होंने लिखा हुआ है। तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा। जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग, खास करके जिनका मोटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जिनका मोटिव स्मॉल कैप और मिड कैप है, पेनी स्टॉक में क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप। जनरली क्या होता है कि लोग जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप को पेनी स्टॉक से कंबाइन कर देते हैं, उसको सेम समझते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप वाले भी जो है वो 400 500 1000 2000 की प्राइस पे आपको दिखाई देंगे। वो पेनी स्टॉक नहीं, वो 2 4 5 रुपए पे नहीं दिखाई देंगे। पर उनके सारे जो रेशियोज होंगे, उनके जो रेशियोज होंगे ना, फाइनेंशियल रेशियो, जो चीज हमने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की, जो लार्ज कैप जो लीडर है, इंडस्ट्री का लीडर है, उसके साथ वो मैच करेगा, उसके साथ मैच करेगा। तो वो सारी चीज जो है वो आपको बताएंगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा 14% बोल रहा था, कि 14% पे ये क्रिस्टोफर मेयर की मुझे सबसे अच्छी पॉइंट यदि लगी। प्रॉब्लम क्या है कि इसको बोलना आसान है, करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पर जिन्होंने भी किया है, हिस्टोरिकली देख लीजिए, जिन्होंने भी किया है, उनकी वेल्थ बनी है, उनकी वेल्थ बनी है। 14% से CAGR से भी यदि कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो 35 ईयर्स में वो 100 बैगर, ये लिस्ट हम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शायद आने वाले सारे सीरीज में ये मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक वैल्यू इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप रादर देन टाइमिंग द मार्केट, आप मार्केट में टाइम देने की कोशिश करिए। आपने यदि ये सेलेक्टेड, यदि अच्छे कंपनी को थोड़े हायर प्राइस पे भी लिया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे चीज को वो फैक्टर करके वो ऊपर निकल जाएगा, बशर्ते आपकी कंपनी जो है वो वेल रिसर्च होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, मोट होनी चाहिए। फिर वो किसी भी कैप में हो, माइक्रो कैप में हो, स्मॉल में हो, मिड में हो, लार्ज में हो, कहीं पे भी हो, आपने यदि कर रखा है, यदि रिसर्च कर रखा है, तो वो आप यदि इस टेबल को ध्यान में देंगे और इतना यदि टाइम देंगे मार्केट, तो ये मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें। आप किसी एक कंपनी पे बेट ना करें, आप एक पोर्टफोलियो पे बेट करेंगे। और जब यदि आप करेंगे तो विथ एक्यूरेसी ऑफ 40 to 50%, आपका यदि एक्यूरेसी 40 to 50% का भी होगा, हिट रेशियो 10 में से आपके 6 कॉल गलत जाएंगे, तो भी आप एक अच्छा रिटर्न पोर्टफोलियो पे जो है वो आप बना पाएंगे। 40% 50% की मैं बात करूँ, आप ये मान के चलिए कि 50% गलत हो जाएगा, 60% गलत हो जाएगा। पर यदि आप प्रोसेस के साथ चलेंगे, मुझे मालूम है कि आपको ये सब बहुत अटपटा लगेगा कि लोग 80 90 95 99 इवन 100% क्लेम बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोसेस में जाएंगे तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता। मैं, या मेरे से नहीं हो सकता, मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकियों के बारे में नहीं। तो
15% पे भी कोई कंपनी यदि 35 ईयर्स के लिए यदि कोई होल्ड कर रही है, बशर्ते वो क्वालिटी कंपनी हो, तो वो 100 बैगर्स बनने की काबिलियत रखती है। 16.6 पे करेंगे तो वो 30 ईयर्स में 100 बैगर्स हो। 20% पे यदि ग्रो कर रहा है, विच इज एक्सेप्शनल, तो 100 बैगर जो है वो 25 ईयर्स में बन सकता है। एवरेज में यदि 26 पे रखें तो 20 साल में हो सकता है। 36% के एवरेज से 15 साल में ही कोई कंपनी एवरेज बन सकती है। हिस्ट्री में जो है 10-10 11-11 साल में भी जो है वो 100 बैगर्स बने हैं। तो क्या पता आप जिस कंपनी में बेट करें, बशर्ते वो अच्छा वेल रिसर्च, वो 10 साल में ही 100 बैगर्स हो सकते। बात 100 बैगर की नहीं है, बात 10 बैगर की नहीं है, बात आपको 5 बैगर की भी नहीं है। बात यह है कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस को फॉलो करने में थोड़ा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और आशा करता हूँ कि हमारा ये आज का वैल्यू एडिशन, आज का ये नॉलेज शेयरिंग जो है, बेसिकली हमारा ये केस स्टडी यूपीएल का, आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक मिल जाए। और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।